नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है डीएड सेकेंड ईयर का हमारा पेपर नंबर 10 इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा पेपर चल रहा है और इसमें आज हमारी चौथी यूनिट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चौथी यूनिट के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं हम 4.1 के अंदर विकलांग छात्रों और 2 बार असाधारण बच्चों के लिए पाठ्यचर्या संबंधी चुनौतियाँ क्या है। ठीक है ना। पाठ्यचर्या संबंधी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो इसकी जो पाठ्यचर्या के बारे में है, आपको पता है कि स्कूलों के अंदर पाठ्यचर्या का मतलब हो गया पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस होता है, वो स्कूलों के अंदर सिलेबस कैसा है, क्या है, बच्चों के लिए उपयुक्त है, अनुकूल है, नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। विकलांग छात्रों को ऐसा पाठ्यक्रम जो है डिसाइड किया जाए जो छात्रों को सक्षम बना सके। सक्षम का मतलब वो छात्रों को कोई ना कोई ऐसा कौशल प्रदान करे, ऐसा कुछ ना कुछ ज्ञान दे जिससे कि वो बच्चा है वो अपनी कोई प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो ऐसे पाठ्यक्रम की तरफ आज यहाँ पर अपन जो है वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक चीज पढ़ेंगे कि लाभों के बावजूद समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में अभी भी कई बाधाएं। मतलब समावेशी शिक्षा के बहुत सारे लाभ हैं, बच्चों को खूब लाभ मिल रहा है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा है बच्चा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके बीच में कुछ ना कुछ बाधा आती है। तो कौन कौन सी बाधाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो इनके बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ी सी नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब संगठन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। संवाद, संसाधनों या कौशल विकास के माध्यम से साझा समझ के लिए दृष्टि और समर्थन की कमी। मतलब लोगों का समर्थन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं है कि वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके और जोड़ करके और इन बच्चों को शिक्षा से जोड़े या इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाए, समावेशी शिक्षा तक उनको पहुंचाए। दृष्टिकोण, विश्वास, समावेशन के दर्शन को अपनाने या मौजूदा प्रथाओं को बदलने की अनिच्छा। काफ़ी लोगों के अंदर ऐसी होती है कि हमारे तो ये प्रथा है, हमारे तो ये रिवाज है, हम हमारे बच्चे को वहाँ नहीं भेज सकते, हमारे बच्चे को हम ये एजुकेशन नहीं दे सकते, स्कूल नहीं भेज सकते, क्या पढ़ेगा ये, है ना, हमारे घर में तो ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है। तो ये जो मौजूदा जो प्रथा है, रिवाज है, इनको बदलने की अनिच्छा है, मतलब इच्छा नहीं है लोगों में। निर्देशात्मक प्रथाएं, सामान्य शिक्षा प्रथाओं की अपर्याप्त समझ और अद्वितीय शिक्षा लक्ष्यों में विशेष निर्देश प्रदान करते हुए विकलांग छात्र सामान्य शिक्षा निर्देश में कैसे भाग ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो है सामान्य शिक्षा प्रथाओं की अपर्याप्त समझ है। मतलब शिक्षा की जो प्रथा है या शिक्षा के बारे में जो जानकारी है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। यदि पर्याप्त मात्रा में उन लोगों तक ये शिक्षा की जानकारी नहीं मिल पाएगी तो लोग शिक्षा से कैसे जुड़ पाएंगे। व्यावसायिक विकास, पर्याप्त रूप से कुशल कर्मियों की कमी और पेशेवरों को समावेशी प्रथाओं को सीखने और लागू करने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षण में सीमित निवेश। लोग क्या है, हमारे जो समावेशी शिक्षा के लिए जो ट्रेंड टीचरों की जो आवश्यकता होगी, है ना, प्रशिक्षित अध्यापक चाहिए, तो प्रशिक्षित अध्यापकों की क्या है, कमी है हमारे यहाँ पर, उनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है। संसाधन, संसाधन का मतलब हमारे यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा के अंदर जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देंगे तो वहाँ पर हमें कुछ संसाधनों की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसे उपकरण चाहिए जिनसे कि हम उस शिक्षा को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। ठीक है ना। तो उस संसाधन के लिए अपन को पैसा चाहिए, तो पैसे की कमी है, संसाधनों की भी कमी है। शिक्षक तैयारी, हमारा जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सामग्री और कार्यक्रम के बीच एक अंतर सामान्य शिक्षा कक्षाओं में विकलांग छात्रों को सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान पर केंद्रित करना। मतलब जब आप सामान्य बच्चों के साथ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाओगे, उनको शिक्षा दोगे, तो आपको विशेष रूप से आपका ज्ञान और कौशल जो है वो अच्छा होना चाहिए एक टीचर का, तभी जाके वो दोनों बच्चों को एक साथ लेके पढ़ा पाएगा। भौतिक बाधाएं, आर्थिक रूप से वंचित स्कूल प्रणालियां, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और खराब देखभाल वाली इमारतें जो पहुंच को प्रतिबंधित करती है। हमारे यहाँ पर भौतिक बाधाएं भी हैं, जैसे स्कूल की कंडीशन खराब है, रूमों की कंडीशन खराब है, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा तक, समावेशी शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं। संगठन, शिक्षा प्रणालियों,
शायद ही कभी सकारात्मक बदलाव और पहल के लिए अनुकूल होती हैं जब निर्णय स्कूल प्रणाली के उच्च स्तरीय अधिकारियों से आते हैं, जिनकी पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अधिक कर्मचारी अनुपालन पर केंद्रित होती है। संगठन संगठन क्या है कि अपन को पता है कि जब अपन को किसी भी चीज को बदलना होता है, समाज में अपन को शिक्षा के प्रति जागरूकता लानी है, ऐसे विकलांग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को अपन को शिक्षा के साथ जोड़ना है, तो इसके लिए आपको सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। तो समाज में बदलाव आसानी से आना संभव नहीं है, ये आपको पता है, आसानी से संभव नहीं होगा। तो इसके लिए अपन को क्या संगठन बनाना पड़ेगा, लोगों के अंदर जागरूकता देनी पड़ेगी। तो इसकी क्या है, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। एक मानकीकृत मूल्यांकन, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत मूल्यांकन जैसे जवाबदेही उपायों पर बढ़ा हुआ जोर, साथ ही कई नीति निर्माताओं द्वारा समावेशी शिक्षा को न समझने या उसमें विश्वास न करने के कारण इसे सार्थक तरीके से आगे बढ़ाने से रोकता है। मतलब कोई ऐसी जो नीति बनाई जाती है जो स्पेशल बच्चों के लिए अच्छी है, फायदेमंद है, तो इस नीति को जो बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी कम है। तो जब उनको भी जानकारी नहीं है इतनी, तो वो इतनी प्रभावी नीति और इतनी प्रभावी जो योजना है वो नहीं बना पाते हैं। तो इसके कारण भी ये हमारी बाधा यहाँ पर होती है। बाधा के रूप में पाठ्यक्रम, एक कठोर पाठ्यक्रम जो प्रयोग या विभिन्न शिक्षण विधियों के उपयोग की अनुमति नहीं देता है या जो सीखने की विभिन्न शैलियों की पहचान नहीं देता है। बाधा के रूप में यदि अपन पाठ्यक्रम करें की बात करें तो एक ऐसा पाठ्यक्रम जो क्या है, प्रयोग या विभिन्न शिक्षण विधियों के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। कभी कभी आपने ऐसा कठोर पाठ्यक्रम तैयार कर दिया कि वो पाठ्यक्रम आपको जो शिक्षण की विधियां हैं, जिन विधियों से शिक्षण किया जाना है, उन विधियों को अपनाने की अनुमति नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे पाठ्यक्रम का कोई फायदा बच्चे के लिए नहीं हो पाता है। दो बार असाधारण छात्र, दो असाधारणताओं वाले छात्र या दो बार असाधारण छात्र वह जो अध्ययन के विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय सीखने की क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, साथ ही एक या अधिक सीखने की अक्षमताओं का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए यदि अपन देखते हैं तो एक छात्र रचनात्मकता और मौखिक संचार में अत्यधिक उत्कृष्ट होता है। कहने का मतलब यदि इसमें ओवरऑल अपन असाधारण वाले छात्रों की बात यदि अपन करते हैं तो हमारे पास में क्लास के अंदर दो तरह के छात्र होते हैं, एक छात्र सामान्य, एक छात्र विशेष है। मतलब एक छात्र सामान्य शिक्षा वाला है, एक छात्र विशेष शिक्षा वाला है। तो दोनों असाधारण रूप से हमारी क्लास के अंदर जो है वो मौजूद है, दोनों असाधारण रूप से हमारे पास क्लास के अंदर मौजूद है। ठीक है ना। तो इनके लिए भी हमारे यहाँ पर कठिनाइयां आती है। पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताएं, पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताएं मतलब हमको ऐसा पाठ्यक्रम जो है निर्धारित करना चाहिए स्पेशल बच्चों के लिए कि वो आसानी से उस पाठ्यक्रम को क्या है पढ़ पाए और उस पाठ्यक्रम से उसको कुछ ना कुछ कौशल सीखने के लिए मिले। तो ऐसा पाठ्यक्रम हमको यहाँ पर निर्धारित करना चाहिए। तो पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं में ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अपन को 4.2 के अंदर पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता, अनुकूलन की आवश्यकता क्यों हमको हुई, ठीक है ना। पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता क्यों हुई, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा सीख सकता है, अलग अलग बच्चे अपने अपने स्तर पर और अलग अलग माध्यमों से सीखते हैं। शिक्षक होने के नाते हमें प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को जानना चाहिए। मतलब आपके पास में जितने भी बच्चे 10, 5, 2, 50 जितने भी बच्चे क्लास के अंदर बैठे होते हैं, तो सबका स्तर जो होता है, लेवल जो होता है, सबका लेवल अलग अलग होता है, सबका लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एक शिक्षक को यह पता लगाना होता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल से सीखता है, कौन सा बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है। तो उसको हमें उसी प्रकार से उसको पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए और उसी विधि का प्रयोग करके उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। ये चीज अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब अनुकूलन क्यों आवश्यक है, पाठ्यचर्या अनुकूलन क्यों आवश्यक है, ये अपन को जैसे प्रश्न बन के आ गया कि भाई अनुकूलन क्यों आवश्यक है। तो अनुकूलन के बारे में यदि अपन पढ़े, पाठ्यक्रम अनुकूलन UNCRPD 2006 द्वारा अनिवार्य उचित समायोजन का एक रूप है जो मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कठिनाइयों वाले छात्रों के होने पर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यदि आपके पाठ्यक्रम में अनुकूलन किया गया है, समायोजन, सब चीज का समायोजन किया गया है, तो वो पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षण के सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको आसान बना देता है, उसको सुविधाजनक बना देता है। ठीक है ना।
अगला पॉइंट इसमें पाठ्यचर्या अनुकूलन सामग्री को सरल बनाने और कम करने के लिए किया जाता है, ताकि कठिनाइयों वाले शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण भाग को आत्मसात कर सके। पाठ्यक्रम जो होता है अनुकूल सामग्री को सरल बनाने के लिए, मतलब हम पाठ्यक्रम का अनुकूलन जो कर रहे हैं वो पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो पाठ्यक्रम कैसा हो, सरल से सरल हो, और जिससे कि वो बच्चों को आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है ना। पाठ्यक्रम का अनुकूलन यह सुनिश्चित करता है कि सभी शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और सार्थक शिक्षण अनुभव प्राप्त हो। पाठ्यक्रम का अनुकूलन ये भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी हमारी क्लास के अंदर बैठे हैं, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसमें एक ही प्रश्न आपको पूरी यूनिट के अंदर बन रहा है, ये 4.2 के अंदर, कि पाठ्यक्रम का अनुकूलन क्यों आवश्यक है। जब विषय वस्तु को समझने की बात आती है तो सीखने में कठिनाई वाले बच्चे खुद को अलग थलग महसूस नहीं करते। यदि विषय वस्तु को हम समझ रहे हैं और माना कि कोई बच्चे को वो विषय वस्तु कठिन लग रही है, किसी बच्चे को वो सरल लग रही है, तो वो दोनों मिलकर के आपस में शिक्षक की देखरेख में वो आराम से अपनी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सकते हैं, और बच्चे खुद को अलग नहीं समझते हैं। इसके बाद अपन की 4.3 आ जाती है समावेशी प्रथाएं, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन। अब देखो, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन, ये तीनों शब्दों के बारे में आपको आराम से पता है। ठीक है ना। तो इनका मतलब आप समझ लो, इसके बाद आपको और कुछ यहाँ पर नहीं करना है। इन पॉइंटों के बारे में अपन को यहाँ पर बात करनी। कुछ पाठ्यचर्या अंतर्गत अनुकूलन अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुदेशात्मक या मूल्यांकन चरणों में मानकों या अपेक्षाओं को मौलिक रूप से परिवर्तित या कम नहीं करते हैं, और उन्हें समायोजन के रूप में नामित किया जा सकता है। ये आवास, एलआरआई में भाग लेने की पहुंच और प्रदर्शन मानकों में निपुणता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। मतलब जब हमारा जो पाठ्यक्रम है, यदि उसको हम क्या समायोजन के अंतर्गत नामित कर सकते हैं, किया जा सकता है, तो हमारा जो बच्चों का जो मानक है या प्रदर्शन है, उनकी जो है निपुणता से निर्देशित किया जा सकता है। मतलब वो अपने इस कार्य में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। समायोजन पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण रणनीतियों, मानकों और परीक्षण प्रस्तुति, स्थान, समय, शेड्यूल, अपेक्षाओं, छात्र प्रतिक्रियाओं, पर्यावरण संरक्षण और अन्य विशेषताओं में परिवर्तन जो विकलांग छात्र को पाठ्यक्रम मानक में भाग लेने की पहुंच प्रदान करते हैं। इनमें सब में जो है समायोजन, जब पाठ्यक्रम का समायोजन हो जाता है तो पाठ्यक्रम के अंदर कौन सी सामग्री आपने ऐड की है, कौन सी रणनीतियाँ आप इसमें उपयोग में ले रहे हैं, कौन से मानक हैं, परीक्षण की प्रस्तुति कैसी है, इन सबको इसके अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कुछ अनुकूलन मानकों और अपेक्षाओं को बदलते या कम करते हैं और इन्हें संशोधन कहा जा सकता है। संशोधन क्या होता है, जब हम कुछ अनुकूलन में कुछ जो हमारे पास में जो मानक दिए गए हैं या जो अपेक्षा हमारे द्वारा की गई है, हम उनमें कुछ चेंज कर देते हैं, उनमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। ये संशोधन क्या जरूरत के अनुसार किया जाता है, ये परिवर्तन जरूरत के अनुसार किया जाता है। संशोधन पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण रणनीतियों, मानकों, परीक्षण प्रस्तुति, स्थान, समय, शेड्यूलिंग, अपेक्षाओं, छात्र प्रतिक्रियाओं, पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य विशेषताओं में परिवर्तन है। ये परिवर्तन किसके अंदर हो सकता है, ये सारी चीज़ों के अंदर हो सकता है। शिक्षक की रणनीति चेंज कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में यूज होने वाली सामग्री चेंज कर सकते हैं, उसके मानक चेंज कर सकते हैं, परीक्षण की प्रस्तुति चेंज कर सकते हैं, स्थान, समय, शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। इनमें सब में संशोधन किया जा सकता है। ये अपन को कुछ नहीं पढ़ना है। और ये अपन को आवास के 9 प्रकार, एक ये आवास के 9 प्रकार जो है वो अपन को पढ़ने। 9 प्रकारों के नाम ध्यान रखना। एक तो आकार और मात्रा, उन वस्तुओं की संख्या को अनुकूलित करें जिन्हें छात्र से सीखना है पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। मतलब आवास, आकार और मात्रा क्या होती है, आकार और मात्रा का मतलब है कि हमको बच्चों से ऐसा सिलेबस जो बच्चे के लिए अनुकूल हो और छात्र उसको सीख करके पूरा कर सकता है, उसको पूर्ण रूपेण सीख सकता है। ठीक है ना, ऐसा होगा, इसको अपना आकार या मात्रा कहेंगे। समय, समय मतलब जो समय आपको दिया गया है बच्चे के लिए सीखने और समझने के लिए, वो उसको सीख सकता है और समझ सकता है। समर्थन का स्तर, किसी विशिष्ट छात्र के साथ व्यक्तिगत सहायता की मात्रा बढ़ाएं।
किसी विशिष्ट छात्र के साथ व्यक्तिगत सहायता की मात्रा बढ़ाए। समर्थन का स्तर है कि जो विशिष्ट छात्र हमारे जो होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से अधिक सहायता दी जाए। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम सहायता की जरूरत पड़ती है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको अधिक सहायता की जरूरत पड़ती है। तो जिनको व्यक्तिगत सहायता की ज़्यादा जरूरत है उनको हम सहायता की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इनपुट, छात्र को निर्देश दिए जाने के तरीके को अपनाएं। इनपुट क्या है, छात्र को जितने भी निर्देश दिए जाते हैं उनका तरीका अपना लो। मतलब छात्र तक निर्देश हम जो दे रहे हैं, यदि छात्र उनको मान रहा है, समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो नहीं समझ पा रहा है तो अपन निर्देश देने के तरीके बदल सकते हैं। कठिनाई, कौशल स्तर, समस्या प्रकार या छात्र कार्य को किस प्रकार अपना सकता है, इसके नियमों को अपनाएं। आपको छात्र को हर चीज समझानी है, हर समस्या का समाधान करना है, तो वो बच्चे तक किस प्रकार हम बच्चे तक पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार के नियमों को बच्चा अपना सकता है, इनका अपन को ध्यान रखना है। आउटपुट, छात्र निर्देश पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है, उसे अपनाएं। छात्र क्या है, निर्देश पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे सकता है। जैसे मैंने कुछ उसको बोला तो वो भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया हमें दे, वो भी हमारे लिए कुछ बोले, तो वो कैसे दे सकता है, ये भी अपन को अपनाना चाहिए। भागीदारी स्तर, एक शिक्षार्थी किस हद तक कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है, उसे अपनाएं। एक बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से कैसे शामिल होगा हमारी पढ़ाई के अंदर, उसको भी अपन को अपनाना है। वैकल्पिक लक्ष्य, समान सामग्रियों का उपयोग करते हुए लक्ष्यों अपेक्षाओं को अपनाएं। अपन को क्या है कि समान सामग्रियों का उपयोग करना है, जो अध्ययन में सामग्री अपन यूज कर रहे हैं उनको उपयोग करते हुए लक्ष्य और अपेक्षाओं को अपन को पूरा करने का प्रयास करना है। समानांतर वैकल्पिक पाठ्यक्रम, छात्र के व्यक्तिगत परिणामों को पूरा करने के लिए विभिन्न निर्देश सामग्री और वैकल्पिक गतिविधि प्रदान करें। वहां पर अपन को बच्चे के बारे में देखना है कि इसको व्यक्तिगत कौन सी जानकारी देनी है, कौन से परिणाम किस प्रकार से आएंगे, तो उन परिणामों के लिए अलग अलग वैकल्पिक गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए। सेटिंग, छात्र की सेटिंग या परिवेश में बदलाव, छात्र का परिवेश, कैसे परिवेश के अंदर वो रहता है, तो उसमें अपन को बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। ये आपको इनपुट, आउटपुट और टाइम, डिफिकल्टी, लेवल ऑफ सपोर्ट, शायद ये सारी चीजें अपन को दे रखी है। अब अपन का यूनिट नंबर 4.4 आ जाती है, पाठ्यचर्या अनुकूलन के प्रकार। यहाँ पर अपन को इसके प्रकार पढ़ने हैं। अनुकूलन 4 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आता है। अनुकूलन की श्रेणी कितनी है, मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में आता है। सबसे पहली श्रेणी हो गई आपकी सामग्री। विद्यार्थी को क्या सीखने की आवश्यकता है, सामग्री के अंदर आप अपने मन से लिख दो, आराम से आप अपने मन से लिख सकते हो कि बच्चे को कौन सी चीज सीखनी है सबसे पहले। अब जब बच्चे को जो चीज सीखनी है, उस बच्चे को जो चीज सिखानी है उससे संबंधित अपन को कौन सी सामग्री का यूज करना चाहिए, कौन सी सामग्री हमको चाहिए, तो उस सामग्री का हमको प्रयोग करना है, ये सामग्री के अंदर अपन का आ जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण के लिए इसमें दे रखा है, जैसे पाठ्य पुस्तक है, व्याख्यान है, प्रदर्शन है, टैप किए गए पाठ है जो अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब जो आपने सामग्री यूज कर रहे हैं और जो आपका पढ़ाने का कोई भी मेथड है, कोई विधि है, तो उसको आप किस प्रकार से क्या है बच्चे के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया आप उसके सामने यूज कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया का भी यहाँ पर एक क्या होता है, महत्व होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक उन्नत शिक्षार्थी को किसी विषय अधिक गहराई से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अंदर आप एक विषय के प्रति बच्चे की जो रुचि है उसको बहुत गहराई तक ले जा सकते हो। उत्पाद समापन परियोजनाएं जो छात्रों से जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे लागू करने और विस्तारित करने के लिए कहती है। उत्पादों को छात्रों को अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीकों के साथ साथ कठिनाई के विभिन्न स्तरों, समूह या व्यक्तिगत कार्य और स्कोरिंग के विभिन्न साधन प्रदान करने चाहिए। हमको छात्र के लिए क्या है कि जो भी परियोजनाएं, जो भी योजनाएं हम बच्चों के लिए लागू करने जा रहे हैं, जो बच्चों को सीखने के लिए उपयोगी हैं, छात्र उनसे क्या कर रहा है, अपने प्रदर्शित कर रहा है, अपने जो पढ़ाई उसने किया है, जो उसने सीखा है उसका प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको अपन क्या है कि एक विभिन्न प्रकार के साधन हमें उनके लिए प्रदान करने चाहिए जिससे कि वो अपना प्रदर्शन कर सके। सीखने लायक वातावरण, बच्चे को कक्षा के अंदर या परिवार के अंदर हर जगह पर ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जहां पर बच्चा आसानी से, शांति से अपनी सारी चीज़ों को क्या है कि सीख सके, सारी चीज़ों को वो आसानी से पढ़ सके।
आवास उसी प्रकार यहाँ पर आवास आ गया। जैसे आवास के बारे में अभी अपन ने पढ़ा है, शिक्षण सामग्री हो गई, शिक्षण की रणनीति हो गई, मानक हो गए, उसके परीक्षण की प्रस्तुति हो गई, स्थान हो गया, समय हो गया, शेड्यूल हो गया, अपेक्षाएं हो गई, छात्र की प्रक्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो गई। ये सारी चीजें जो है वो हमारे आवास पाठ्यक्रम के अंदर, आवास के अंदर जो है वो निकल के आती है। एक संशोधन जो आपको इससे पहले ही बता दिया कि यदि आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए किसी भी प्रकार से, जैसे आपको आवास में परिवर्तन करना है, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना है, सामग्री में परिवर्तन करना है, जिस चीज में भी आपको परिवर्तन करना है तो वहां पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। इसके बाद अपन को आ जाते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन के 9 बुनियादी प्रकार हैं, उन्हें उदाहरण सहित नीचे सूचीबद्ध किया गया है। संशोधन और समायोजन, यहाँ पर अपन को 9 बुनियादी प्रकार पढ़ना, ठीक है ना। पहला यहाँ पर दिया गया मात्रा, सीखने के लिए वस्तुओं की संख्या और पूरी करने के लिए गतिविधियों की संख्या को अनुकूलित करें। तो इसमें अपन को क्या क्या, किस किस की संख्या निर्धारित करनी है वो अपन को यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन सी संख्या आपको किस प्रकार से निर्धारित करनी है। जैसे परीक्षण उत्तरों के लिए स्कैन शीट का उपयोग कम और सीमित करें। स्कैन शीट जो है उसका अपन को जो उपयोग है वो बहुत कम करना है और लिमिटेड करता है। लिमिटेशन में अपन को यहाँ पर ये चीज रखनी पड़ेगी। सौंपे गए कार्यों के लिए मदों की संख्या कम करें। जो भी कार्य आपको सौंपा गया है तो उसकी मदों की संख्या जो पॉइंट टू पॉइंट है उनको अपन को कम करना है। नकल की मात्रा आपको कम करनी है। समस्याओं की संख्या कम करनी है। यदि बच्चे को समस्याएं आ रही है तो जितनी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं उनको आपको करना है। किसी भी समय प्रस्तुत की गई अवधारणाओं और अपेक्षाओं की संख्या कम करें। आपको जो भी अवधारणाएं आपने प्रस्तुत की उनको कम करो। जितनी अपेक्षाएं बच्चे रखते हैं या हम बच्चों से रखते हैं उनको हमको कम करना चाहिए। विद्यार्थी को एक समय में सीखे जाने वाले शब्दों की संख्या कम करें। एक समय में आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाएं, और यदि आप सिखा रहे हैं तो उस संख्या को आपको कम करना है। असाइनमेंट की लंबाई कम करनी है। यदि आपने लंबे लंबे बड़े बड़े असाइनमेंट बना दिए तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय से 2-3 अवधारणाएं सीखने को कहें। प्रत्येक अध्याय से अपन बच्चे को बता सकते हैं कि भाई तुझे तुझे 2 से 3 अवधारणाएं तो समझनी ही हैं। 2 से 3 अवधारणाओं को तो काम में लेना ही है। 2 बार सीखने कार्य पूरा करने या परीक्षण के लिए आवंटित और स्वीकृत समय को अपनाएं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक समय रेखा बनाएं। आपको कोई भी टॉपिक पूरा करना है, किसी प्रकार का कुछ भी करना है, आपको उसका क्या है, एक समय रेखा बनानी है। विद्यार्थी को असाइनमेंट घर ले जाने की अनुमति दें। बच्चा यदि असाइनमेंट को नहीं समझ रहा है तो उसको असाइनमेंट को आपको घर ले जाने की अनुमति देनी है। असाइनमेंट पूरा करने के लिए कक्षा में अतिरिक्त समय दें। असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अपन को क्या करना है, कक्षा में अतिरिक्त समय देना है। यदि बच्चे की माना कि 40 मिनट की क्लास है, असाइनमेंट वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, आप उसको अतिरिक्त समय दे सकते हैं। बार बार समीक्षा करें, बार बार बच्चे को देखते रहें कि बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। परीक्षण पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दें। परीक्षण के लिए, असाइनमेंट दोनों के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। और छोटे छोटे ब्रेक दें। आप जब भी किसी बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे आपको ब्रेक देने चाहिए। इसके बाद तीसरा अपन का यहाँ पर समर्थन का स्तर है। समर्थन का स्तर के किस किस का हो सकता है, जैसे उसके सहकर्मी मित्र हैं, उसके साथ में पढ़ने वाले हैं, उसके साथ बैठने वाले हैं, उसके साथ खेलने वाले उसके मित्र हैं, तो उनका इसमें सहयोग रहेगा। समझ की जांच करें, बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितनी समझ रखता है, उसकी भी अपन को जांच करनी है। परीक्षण जोर से पढ़ें, और जो भी परीक्षण आपने किया उसको जोर से पढ़ करके बच्चों के सामने अपन को सुनाना पड़ेगा। एक साथ लिखने के लिए समूह का उपयोग करें। एक साथ लिखने के लिए समूह, समूह मतलब बच्चों के आप ग्रुप बना दो और एक साथ उनसे लिखवाओ। सहकर्मी शिक्षक, आपके साथ जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं उनका सहयोग अपन लेंगे। एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर प्रारंभ करना, अपन बच्चे के लिए कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं। लिखावट के दौरान हाथ का मार्गदर्शन करना, जब बच्चा लिख रहा है यदि वो सही ढंग से नहीं लिख पा रहा है तो अपन उसको फिजिकल रूप से और हाथ के इशारों के द्वारा उनको बताएंगे कि तुझे कैसे लिखना है। नंबर 4 इसके अंदर आता है इनपुट। शिक्षार्थी तक निर्देश पहुंचाने के तरीके अपना। शिक्षार्थी तक हम निर्देश कैसे पहुंचा सकते हैं, देखिए सहकारी समूह के द्वारा पहुंचा सकते हैं, दृश्य सहायक के रूप में पहुंचा सकते हैं। जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ये दृश्य सहायक है। ठोस उदाहरण दे सकते हैं, कोई मजबूत उदाहरण दे सकते हैं। और गतिविधियों पर हाथ, एक्टिविटी करा सकते हैं अपन बच्चे को। मुश्किल कौशल स्तर और समस्या प्रकार या छात्र कार्य को किस प्रकार अपना सकते हैं, इसके नियम क्या है।
इसके नियम है कि गणित की समस्याओं के लिए कैलकुलेटर, यदि बच्चा गणित की समस्याएं ज़्यादा बच्चे के सामने कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है तो उसको अपन कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। कार्य निर्देशों को सरल बनाएं, जिन कार्यों को आप निर्देशों के द्वारा बच्चे को करवा रहे हैं तो उनको अपन को क्या करना है, सरल बनाना है निर्देशों को। और रिक्त स्थान के साथ रूपरेखा, जो रिक्त स्थान है उसके साथ अपन को एक रूपरेखा तैयार करनी है जिससे कि वो उसको आसानी से समझ सके। शब्द बैंक, शब्दकोश उसका मजबूत करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को उत्तर ढूंढने में सहायता के लिए पृष्ठ संख्या और अनुच्छेद प्रदान करें। यदि बच्चे को अपन को कोई बुक के अंदर ही उत्तर उसको बताना है तो उसको सबसे पहले अपन पुस्तक में पेज संख्या बताएंगे और पेज संख्या के बाद में उसको हम पैराग्राफ नंबर बताएंगे। व्याख्यान के दौरान संदर्भ के लिए हैंड आउट्स को क्रमांकित करें। जब आप व्याख्यान मतलब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, बच्चे को उसमें हाईलाइट, एक तरीके से शब्दों को हाईलाइट या वाक्यों को हाईलाइट करने के लिए निर्देशित करें। प्रमुख अवधारणा और शब्दावली के साथ पहले से एक अध्ययन मार्गदर्शिका प्रदान करें। अपन को अवधारणा और शब्दावली को समझने के लिए पहले से ही अपन को एक अध्ययन मार्गदर्शिका उन बच्चों को प्रदान करनी है। वैकल्पिक परीक्षण दें, परीक्षणों का भिन्न प्रारूप, सामग्री से अलग वर्तनी की ग्रेडिंग, सामग्री से अलग वर्तनी जो है, वर्तनी मतलब अपन जो शब्द लिखते हैं उसमें ग्रेडिंग। खुली किताब परीक्षण, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए नियम बदलें। आवश्यकता जो है बच्चे की और बच्चे की आवश्यकताओं का समायोजन आपको करना है तो उसके लिए आप कुछ नियम चेंज कर सकते हो। छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उच्च रुचि निम्न स्तरीय पुस्तकों का उपयोग करें। छात्रों को पढ़ने के लिए अपन को क्या करना है, उच्च और निम्न दोनों की रुचि स्तरीय पुस्तकों का प्रयोग करना है जिसमें बच्चा अपनी रुचि लेता हो। आउटपुट क्या है इसका, ये अपना है कि छात्र निर्देश पर कैसे प्रतिक्रिया दे, ये इसका आउटपुट रह गया। आपके मौखिक बनाम लिखित प्रतिक्रिया, जैसे हम बोल रहे हैं बच्चा लिख रहा है तो दोनों के अंदर एक तुलना हो गई। संचार पुस्तक, बच्चा जो है वो बातों को समझने के लिए, विचारों को समझने के लिए पुस्तक का उपयोग कर रहा है। छात्रों को व्यावहारिक सामग्री के साथ ज्ञान दिखाने की अनुमति दें। छात्रों को व्यावहारिक सामग्री के साथ अपन को क्या करना है, ज्ञान दिखाना है, ज्ञान दिखाने की अनुमति देने हैं। भागीदारी, एक शिक्षार्थी किस हद तक कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है उसे अनुकूलित करें। एक जो विद्यार्थी है, शिक्षा ग्रहण करने वाला है, वो कितने रूप से, मतलब कहाँ तक सक्रिय रूप में हमारे साथ शामिल हो रहा है, कहाँ तक। जैसे विद्यार्थी उस पुस्तक के पन्ने पलटने को कहे जिसे शिक्षक पढ़ रहा है, जैसे हम जिस पन्ने को पढ़ रहे हैं, वरना कि बच्चे ने वो पन्ना नहीं निकाल रखा है तो अपन बच्चे से कह सकते हैं बेटा कि एक पन्ना या दो पन्ना पलट ले। भूगोल में ग्लोब को पकड़ें, भूगोल में अपन ग्लोब के बारे में जानकारी दे सकते हैं। टैप की गई कहानी सुने जबकि अन्य लोग जोर जोर से पढ़ने में लगे हों, जो कहानी हमने टैप की है, रिकॉर्ड की है, उसको अपन को सुनना चाहिए। रंगीन मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तुत अवधारणाओं की पत्रिकाओं में संबंधित चित्र ढूंढें जबकि अन्य जानकारी पर शोध करने के लिए संसाधन सामग्री का उपयोग करें। जिस प्रकार की कोई भी अवधारणा आपको समझानी है तो आपको पत्रिकाओं में उससे संबंधित तस्वीर या चित्र आपको ढूंढने हैं। कुछ शिक्षार्थी अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे जबकि अन्य सुदृढ़ीकरण के लिए चयनित कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करें। कुछ शिक्षार्थी आपके द्वारा दी गई अवधारणा पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जबकि अन्य जो हैं उनको सुदृढ़ीकरण करने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करना चाहिए। 8वां बिंदु होगा इसमें वैकल्पिक लक्ष्य। वैकल्पिक लक्ष्य के अंदर आपको एक पॉइंट याद रखना है, सामाजिक अध्ययन के पाठ में केवल एक छात्र मानचित्र पर राज्यों के रंगों का पता लगाने में सक्षम होता है जबकि अन्य छात्र प्रत्येक राज्य का पता लगाना और राजधानी का नाम बताना सीखते हैं। आपके पास एक मानचित्र है, ठीक है ना, पूरा मानचित्र है और उस मानचित्र में आपको अलग अलग राज्यों को अलग अलग कलरों से क्या किया गया है, फिल किया गया है। तो वहां पर अपन को पता लगाना है मानचित्र में कि कौन से कलर में कौन सा राज्य है। कुछ इसको पता लगाएंगे लेकिन कुछ जो हैं वो राज्यों का, राजधानियों का पता लगा लेंगे। 9वां पॉइंट और अपन का लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है स्थानापन्न पाठ्यचर्या। शिक्षार्थी के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न निर्देश सामग्री प्रदान करें। अब इसमें कौन कौन सी सामग्री अपन को देनी है, जैसे भाषा पाठ के दौरान एक छात्र एक सहयोगी के साथ शौचालय कौशल सीख रहा है, मतलब जब आप भाषा का कोई भी पाठ जो है क्लास के अंदर क्लास चल रही है, एक छात्र जो है वो एक सहयोगी के साथ में शौचालय का कौशल सीख रहा है, मतलब उसको कैसे वहां पर जाना है, कैसे क्या करना है। समुदाय आधारित निर्देश,
मतलब ग्रुप समाज से आधारित निर्देश अपन उसको दे सकते हैं। संचार उपकरण का प्रयोग करना सिखा सकते हैं, जो अपन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यूज होता है। कपड़े धोना सिखा सकते हैं, खाना पकाना, संवारने का कौशल, मतलब सजना संवरना खुद के लिए, जैसे उसको क्रीम पाउडर लगाना है, उसको बाल अच्छे ढंग से सही करने हैं, कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर अपन को आ जाती हैं। समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या कर सकते हैं? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपन को पता है कि अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे माना कि अपन के पास में सामान्य बच्चे जो हैं, उन सामान्य बच्चों के साथ में अपन के स्पेशल बच्चे भी हमारे साथ बैठे हैं, तो उनको हम किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, अलग नई नई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे बच्चा आसानी से सारी चीज़ों को सीख पाता है। अपन की 4.5 यूनिट आती है विभेदित निर्देश और सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन। ठीक है ना? विभेदित निर्देश, सामग्री, प्रक्रिया और उत्पाद, ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं। सामग्री के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रक्रिया के और उत्पाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी सामग्री अपन उसके अंदर शिक्षण के अंदर यूज कर सकते हैं, कौन सी प्रक्रिया मतलब कौन सा प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीजें ऊपर हमारे आ चुकी हैं। अब इसके अंदर अपन को करना क्या होता है, इससे हमको फायदा क्या होता है, इसमें यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। विभेदित निर्देश को समझने के लिए अभ्यास के सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्या सिद्धांत है? हर बच्चा सीख सकता है। इससे क्या होता है, प्रत्येक बच्चा जो है जिस चीज को आप सिखाना चाहते हैं उसको सीख सकता है। सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को हम उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे, उसका ये अधिकार है। सभी की प्रगति की अपेक्षा की जाएगी, मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा। जो बच्चा हमारे पास में बैठा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसकी प्रगति की हम क्या करेंगे, अपेक्षा करेंगे और मान्यता देंगे, मतलब उसको पुरस्कृत भी करेंगे, उसको एक हौसला देंगे, आगे के लिए हिम्मत देंगे। कक्षा में शिक्षार्थियों की सामान्य आवश्यकताएं, विशिष्ट आवश्यकताएं और व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है। आपको पता है कक्षा में प्रत्येक बच्चे की जो होती है, कुछ आवश्यकताएं सामान्य होती हैं, कुछ आवश्यकताएं विशेष होती हैं और कुछ व्यक्तिगत होती हैं। इन सबका अपन को ध्यान इसके अंदर जो है वो रखा जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए सामग्री के बारे में अपन को बताया गया, जो अपने सामग्री पहले पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में, कि कौन कौन सी सामग्री जो है अपन बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। ये इसकी प्रक्रिया हो गई कि सामग्री का यूज अपन को किस प्रकार से करना है, कौन सी प्रक्रिया जो है वो आपको इस्तेमाल करनी है, ये यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। और उत्पाद के बारे में भी हमने पहले पढ़ लिया है कि जो छात्र जो होता है वो पाठ के अंत में सामग्री, देखिए जो आपने टीएलएम यूज किया है, मतलब सामग्री यूज किया अध्ययन के लिए, वो सामग्री का निर्धारित प्रक्रिया के अंदर आपने उसको बच्चे को प्रोसेस किया, बच्चे को पढ़ाया है, तो उसका जो उत्पाद है, मतलब उसका जो परिणाम है, वो परिणाम उसका अच्छा ही बच्चे के लिए निकल करके आता है, ये उत्पाद के लिए आता है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पहुंच, अभिव्यक्ति, जुड़ाव और मूल्यांकन के कई साधन। यहाँ पर अपन को ये सीखने के लिए बच्चे को क्या है, सार्वभौमिक डिजाइन। सार्वभौमिक डिजाइन के अंदर आपको 4 चीज पढ़नी होती है, जैसे पहुंच, अभिव्यक्ति, जुड़ाव और मूल्यांकन के कई साधन। पहुंच के बारे में हम बहुत पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ये अपन का पूरा थ्योरेटिकल दिया गया है। एक ये 3 सिद्धांत अपन को यहाँ पर देखने हैं, जिसमें पहला है प्रतिनिधित्व के एकाधिक साधन प्रदान करें। सीखने का क्या मतलब, सीखने का क्या, शिक्षार्थी उनके सामने प्रस्तुत की गई जानकारी को समझने और समझने के तरीकों में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए संवेदी विकलांगता वाले लोग, उदाहरण के लिए अंधापन या बहरापन, सीखने की अक्षमता, डिसलेक्सिया, भाषा और सांस्कृतिक भिन्नता आदि, सभी के लिए सामग्री तक पहुंचने के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता हो सकती है। मतलब एक व्यक्ति को एकाधिक साधन की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आप कोई भी टीएलएम यूज कर रहे हैं, माना कि आपने एक टीएलएम के द्वारा बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, हो सकता है वो एक टीएलएम के द्वारा इस चीज़ को नहीं समझे, तो आपको एक से अधिक उपकरणों, एक से अधिक साधनों की जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसका यूज करें, पहली बात। दूसरा सिद्धांत हो गया कार्यवाही और अभिव्यक्ति के कई साधन प्रदान करें। कार्यवाही और अभिव्यक्ति, जो आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं
उस बच्चे को पढ़ाते समय जो आपकी एक्टिविटी है और जो आप के अभिव्यक्त करने का तरीका है, मतलब जो आपको कौशल बच्चे को दे रहे हैं, जो पॉइंट आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप उस पॉइंट को बच्चे के सामने कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो इसको के भी कई साधन होते हैं। जैसे बच्चा इस विधि से नहीं समझ रहा है, दूसरी विधि यूज कर ले, उससे नहीं समझ रहा है तो तीसरी विधि यूज कर ले। तो ये अभिव्यक्ति को हमको बदलना पड़ता है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत इसमें आता है सहभागिता के अनेक साधन प्रदान कर। सहभागिता मतलब बच्चे के साथ में प्रभाव सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षार्थी उन तरीकों को स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं जिन्हें सीखने के लिए प्रेरित या प्रेरित किया जा सकता है। मतलब जो बच्चे के साथ में सीखने में सहयोग करते हैं, सहयोगी जो होते हैं या उनकी सहभागिता जो होती है, उसमें भी अपन को अनेक साधन प्रदान करने चाहिए। बच्चे को सभी तरीके से उसको क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। यदि बच्चे को प्रत्येक जगह पर, हर जगह पर उसको सहयोग प्राप्त होगा तो वो बच्चा जो है अपने अध्ययन को सुदृढ़ बना पाएगा। इसके बाद ये हमारी जो है यूनिट 4 जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और यूनिट 5 के लिए जो है वो अपन अलग से नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम इन एडवांस। थैंक यू।